65 साल की एक बुज़ुर्ग महिला अपने बेटे के साथ मुंबई में रह रही थी। एक दिन अचानक ही उसने खाना और बातचीत करना दोनों छोड़ दिया। घर के परिवार के सदस्यों ने उसे वाकई मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुज़ुर्ग महिला थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। बेटा काम पर से लौटकर जब घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आखिरकार ना तुम किसी से बातचीत कर रही हो और ना ही तुम खाना खा रही हो। क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? माँ ने कुछ देर के लिए इधर उधर की बातें की, लेकिन बेटे के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और झूठ नहीं बोल पाई। वो रोते हुए बिलबिलाते हुए कहती है, बेटा 7 महीने से मुंबई में हूँ। मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ, सब कुछ मेरा गांव में हुआ है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो। मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसके बच्चों से भी मुलाकात कर लूँगी। जब ये बात अपने बेटे से कहती है तो बेटा कहता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है। एक काम करो, मेरी बेटी के साथ तुम गाँव चली जाओ, गांव में रहना, जितने दिन रहना चाहती हो, फिर वापस लौट के आ जाना। खुशहाल तरीके से दादी और पोती दोनों ही मुंबई से अपने गांव आ जाते हैं और कुछ दिन के बाद सूचना मिलती है कि तुम्हारी मां के साथ किसी ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। जब ये बात बेटे को पता चलती है तो बेटा रोता बिलखता जब गांव आता है तो वाकई बहुत परेशानी होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना का ये महज छोटा सा पार्ट है। इस कहानी का अगला भाग अगर सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्ते क्यों तार तार हो रहे हैं, इंसानियत कहाँ और किस ओर जा रही है, हम कैसा घर बना रहे हैं, हम कैसा संसार बना रहे हैं। वाकई आज की घटना आपको झकझोरने वाली है, परेशान करने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, और इसी शहर का एक थाना लगता है रांझी। दरअसल एक व्यक्ति कमाने के लिए अपने इस रांझी थाना क्षेत्र के गांव से मुंबई गया हुआ था, अपनी बेटी को लेकर, अपनी मां को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर। मुंबई में लगभग 7 महीने से अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसे अचानक ही सूचना मिलती है 20 अगस्त 2022 को कि तुम्हारी बेटी ख़त्म हो गई है, तुम्हारी बेटी बीमार थी, वो मर गई है। बाप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैसे ही सूचना मिलती है घर आने के लिए बेताब था, परेशान था, और किसी तरकीब से वो 22 अगस्त 2022 को अपने घर पहुंचता है। सबसे पहले जाकर माँ के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर आई थी, ठीक ठाक तो थी, कहाँ चली गई, मुझे सही सही बता दो। माँ कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो परिवार के अलग अलग लोगों से बातचीत करता है, कहता है सब कुछ तो ठीक था, आखिरकार बेटी को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कोई तो जवाब दे दो। जब कोई भी व्यक्ति उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी बाप जबलपुर के एसपी के पास जाता है और एसपी प्रदीप कुमार सैंडे से कहता है कि साहब, मेरी बेटी अच्छी खासी थी और 11 अगस्त 2022 को वो मुंबई से चली थी और यहाँ वो 12 अगस्त के सुबह में पहुँच जाती है, लेकिन मेरी बेटी मर जाती है। उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ तो ज़रूर हुआ है। जब वो बार बार इस एसपी से रिक्वेस्ट कर रहा था तो एसपी उसके बारे में पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी बेटी कहाँ है इस वक्त, तो कहता है कि वो मर चुकी है और शमशान घाट में दफन है। इसके बाद एसपी आदेश करता है और साथ ही मजिस्ट्रेट भी आदेश करता है। यह आदेश होने के बाद उसकी लाश को उस शमशान घाट से बाहर निकलवाया जाता है, लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद एक बार फिर यही लड़का अपनी माँ के पास जाता है। माँ से कहता है, माँ कुछ बात है तो बता दो, आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपाना चाहती हो। तभी वो माँ जब बताती है तो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि जो तेरे भतीजे हैं आकाश और सूरज, उन्होंने मेरे साथ शराब के नशे में गंदा काम किया था, घिनौना कृत्य किया था। वो मेरे साथ एक बार नहीं कई बार घिनौना कृत्य कर चुके हैं। जब ये बात बेटा सुनता है तो बेटे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा कहता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है ये तो बताओ। जब वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो उसकी दादी बताती है कि पोती के साथ आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व था। बेटी तैयार होती है क्योंकि वो 7 महीने तक मुंबई जैसे कल्चर में रच बस गई थी और यहाँ आने के बाद उसकी उम्र लगभग ये 15 साल की थोड़े बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ 15 जैसे ही घर आती है, तैयार होती है, तैयार होने के बाद अपने ही सगे चचेरे भाइयों को वो राखी बांधती है। 2 सगे चचेरे भाई आकाश और सूरज पहले दिन राखी बंधवाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, बहन को गिफ्ट देते हैं। जो भी एक रस्में होती हैं रक्षाबंधन की, वो रस्मों को पूरा करते हैं। लेकिन इसी बीच में अपनी ही बहन को देखने के बाद उनकी नीयत ख़राब हो गई थी, नीयत बिगड़ गई थी।
अगले दिन यानी कि 13 अगस्त को जब घर में कोई नहीं था, दादी पड़ोस में गई हुई थी, तभी वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर घुसने के बाद वो अपनी ही बहन के साथ नशे की हालत में बलात्कार करते हैं। घंटों तक साथ रहते हैं। वो बहन गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलबिलाती है, कहती है कल तो तुमने मेरे हाथों में राखी बांधी थी भैया, आज तो मेरे साथ इतना घिनौना कृत्य आखिरकार क्यों कर रहे हो, क्या बात है। लड़की बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी तो लड़के यानी कि सगे चचेरे भाई उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। और ऐसे ही लगातार 13 अगस्त से 19 अगस्त तक 7 दिन लगातार अपनी ही बहन के साथ जब मौका मिल रहा था तब उसके साथ रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। दोनों भाई मिलकर जब ये घिनौना कृत्य कर रहे थे तो लड़की ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो परेशान थी, जो विरोध करती थी तो वो उसे मारते थे। और 19 तारीख को उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तब वो दोनों लड़के, जब हालत ख़राब थी तभी अचानक से दादी घर में प्रवेश कर जाती है और दादी अपनी ही आंखों से अपनी ही पोती को अपने ही पोतों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वो शोर मचाने की कोशिश करती है। तब दोनों ही पोते मिलकर अपनी ही दादी के साथ घिनौना कृत्य करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि बहन के साथ तो कर ही रहे थे, उन्होंने दादी को भी नहीं बख्शा। और इसके बाद वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और उसकी तबीयत देखने के बाद कहती है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी, इसे तुम हॉस्पिटल लेके चले जाओ, इसका इलाज करा दो। तब उन दोनों भाइयों ने उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर इलाज कराते हैं। लेकिन इलाज के दौरान वो मर जाती है। लड़की जब मर जाती है, गांव लेके आते हैं और वो इस तरह से नाटक करते हैं जैसे अपनी बहन के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, कितना अच्छा कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उन्होंने जो घिनौना कृत्य किया था वो वाकई बहुत दर्दनाक था, बहुत भयानक था। बहन की मौत की खबर पूरे गाँव में दे दी जाती है। कहते हैं कि इसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और गांव के लोग, क्योंकि उसकी उम्र अभी 15 साल के आसपास है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते बल्कि शमशान में उसको दफना देते हैं, दफन कर देते हैं। और जब ये बात उसके बाप को पता चलती है तो बाप इस बात को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो कह रहा था कि कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है, इसलिए वो मजिस्ट्रेट के पास गया, इसीलिए वो एसपी के पास गया। एसपी और मजिस्ट्रेट ने जो उसको जांच करने के आदेश दिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो डॉक्टर ने इस मामले में कुछ कदम उठाया और ना ही घर में परिवार के लोगों ने उस लड़की की मार पिटाई, उसके चेहरे पर, शरीर पर निशान देखने के बाद भी किसी ने ये जानने की, ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इसके साथ गलत काम हुआ है। और दादी का भी उतना ही दोष है क्योंकि दादी ने भी इस बात को लेकर अपने घर में जरा सी भी किसी से जिक्र नहीं किया। और जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तब पुलिस गंभीर धाराओं में उन दोनों सगे भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है, जिसे पोक्सो एक्ट की धाराएँ, साथ ही हत्या की धाराएँ, इस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा फरार चल रहा था। जब उससे पकड़ा जाता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जो बात दादी ने अपने ही बेटे को बताई थी वही बात आरोपी ने पुलिस को बताई है। पुलिस इस बात को सुनकर हैरान थी। उस एसएचओ के पास तक बात पहुंची ही नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंची है। इसलिए एसपी जो हैं प्रदीप कुमार सेंडे, वो कह रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। वो अपने स्तर से इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी हैं किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेजी जाएगी और कोर्ट से अपील की जाएगी कि इन दोनों सगे भाइयों को बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन और अपनी दादी के साथ जो घिनौना कृत्य किया है। वाकई ये इंसानियत, ये रिश्ते, ये क्यों तार तार हो रहे हैं, ये हम लोग सोचने पर मजबूर हैं। आखिरकार क्या वजह है। पहले गाँव के चाहे दूसरे सिमाने या दूसरे इलाके की बहन बेटी होती थी, उसकी भी इज़्ज़त करते थे। अब लोग घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर सगों की इज़्ज़त नहीं करते, सगों की रेस्पेक्ट नहीं करते, सगों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करने लगते हैं। जिस तरह की खबरें आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलती है, वाकई इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है और सर भी शर्म से झुक जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। हम भी अपील करेंगे कोर्ट से, पुलिस प्रशासन से कि इन दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। साथ ही जाते जाते आज खुशी का जन्मदिन है। ये जितेंद्र कुमार की बेटी हैं जो कि माधवगढ़ के रहने वाले हैं। आपको बेटी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें चंद्रा मसावा अमेरिका से हैं, कल्याण सिंह मथुरा से हैं, मोहम्मद आरिफ मलिक मुजफ्फरनगर से हैं, विपिन फैज़ाबाद से हैं, राम सिंह गुजर भरतपुर राजस्थान से हैं, रिहाना सैफ़ी अमरोहा से हैं, पूजा राठौर नासिक से, संदीप कुमार जमुई से, बांकाराम खोत बीजड़ बाड़मेर से हैं, शंकर नाथ पिंटू
कुमार पासवान सिद्धार्थ नगर से हैं, इमरान आगरा से हैं, शाहना आकिल शेख, नसीम आलम पटेल नगर से, बिल्लू राठी, महेश पंधारे महाराष्ट्र से, मोनू करदम, तस्लीम सैफ संबल से। आप लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।